नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कल तक डिटेल देने का आदेश दिया है। बॉन्ड्स का डाटा 12 मार्च तक कोर्ट को दे, ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। 15 मार्च तक वेबसाइट पर इलेक्शन कमीशन इस डाटे को रिलीज करे, ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट से एसबीआई को बड़ा झटका लगा है। जो समय एसबीआई ने मांगा था उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई के दौरान भारतीय स्टेट बैंक को यानी कि एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आज हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 12 मार्च यानी कल तक ही पूरी डिटेल देने का आदेश दिया है। और इससे पहले सुनवाई के दौरान एसबीआई की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील हरीश साल्वे ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक का समय मांगा था। सुनवाई के दौरान साल्वे ने कहा कि कोर्ट ने एसबीआई को बॉन्ड की खरीद की जानकारी देने के निर्देश दिए, जिसमें उन्हें समय लगेगा, जो याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और एसबीआई को बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने कल तक डिटेल देने का, चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों के डिटेल देने का आदेश दिया है और बॉन्ड का डाटा 12 मार्च तक देने के आदेश दिए गए। सुप्रीम कोर्ट से एसबीआई को बड़ा झटका लगा है। 15 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को आदेश दिया गया है कि इस डाटा को ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज किया जाए ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से एसबीआई को बड़ा झटका लगा है। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश देते हुए कहा कि 12 मार्च यानी कि कल तक सारी डिटेल दे दी जाए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बड़ा झटका दिया है। एसबीआई को कल तक सारी डिटेल देने का आदेश दिया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिनकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनकर, एक सीबीआई को कोर्ट से झटका लगा है और 12 मार्च यानी कि कल तक सारी डिटेल देने के आदेश दिए गए, तो अब ये सीबीआई के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। दिनकर, यकीनन आ रहा है, मैं आपको बता दूं कि एसबीआई को बड़ा झटका आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा है। और ना सिर्फ झटका बल्कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कड़ी फटकार भी लगाई है। जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जब अपना फैसला सुना रहे थे, उस वक्त उन्होंने हरीश साल्वे को कहा कि आप लोगों ने बीते इतने दिनों से 26 दिनों से क्या किया। इसके साथ ही उन्होंने सिर्फ फैसला सुनाने को लेकर नहीं कहा कि 12 मार्च को आप लोग खुलासा करें, कल यानी कि 12 मार्च, बल्कि एसबीआई के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को एफिडेविट फाइल करने को कहा है। और यह भी कहा है कि अगर कल यह डेटा रिलीज नहीं किया जाता तो आप लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। यानी एक तरीके से पूरे फटकार लगाई गई है एसबीआई को। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जब एसबीआई की तरफ से हरीश साल्वे अपनी दलील पेश कर रहे थे, उस वक्त जब डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से पूछा गया कि आखिर आपने क्या किया, तो उन्होंने कहा कि हम डेटा को मैच कर रहे थे, इस वजह से हमें टाइम लग रहा है और हमें 30 जून का समय चाहिए। और एक बेहद ही हास्यास्पद घटना भी देखने को मिले आ रहा है कि आज डिजिटल इंडिया के दौर में भी एसबीआई ने आज ये कहा कि सारे डेटा हमारे पास मुंबई के एसबीआई सेंटर में पड़े हैं और जो कि ऑफलाइन है। इस पर हरीश साल्वे को कड़ी फटकार भी लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जी बिल्कुल दिनकर, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा हो रहा है ना कि एसबीआई पर आखिरकार किसका दबाव है, इतना समय क्यों लग रहा है ये पूरा डाटा रिलीज करने में और कोर्ट के सामने पेश करने में। दिनकर, बिल्कुल दबाव तो नहीं कह सकते, लेकिन इस तरीके से इसको समझा जाना चाहिए कि एसबीआई अपनी दलीलें पेश करने के दौरान यह कहते हुए दिख रहा है कि हम आपको अगले 2 से 3 दिनों में डेटा उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक यूनिक कोड नंबर होगा जिसके जरिए ये पता चल सकता है कितने रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, किस पार्टी को गया, लेकिन दान देने वाले का नाम निकलकर सामने नहीं आएगा। उसके लिए समय मिलेगा क्योंकि डेटा मैच करना है, ऐसा एसबीआई की तरफ से कहा गया है। लेकिन इस पर बेहद ही हास्यास्पद घटना देखने को मिली जब उन्होंने कहा कि ऑफलाइन पूरे पेपर्स और पूरे डॉक्यूमेंट मुंबई में रखे हुए हैं। इस पर सीजीआई ने कहा भी कि 15 फरवरी को हमने फैसला दिया, 11 मार्च हो गए, 26 दिनों में आपने क्या कदम उठाए, कुछ भी नहीं बताया गया, कोई जानकारी नहीं दी गई, कोई स्पष्टता से जवाब नहीं दिया गया। और लगातार ये कहा जा रहा है कि आपको समय चाहिए, जबकि विपक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद ये जानकारी जानबूझकर एसबीआई की तरफ से दी जाएगी क्योंकि सरकार की तरफ से दबाव है।
खुद कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश की तरफ से बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि एसबीआई चुनाव बाद या डेटा जारी करना चाहती है ताकि सरकार फिर से रिपीट हो सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दिनकर तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और 10 एनडीए एमएलसी उम्मीदवारों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर और कई अन्य नेताओं की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने से पहले उत्तर प्रदेश एमएलसी चुनाव को लेकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि एनडीए के 10 नेता आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे और ये तय है कि हम चुनाव जीतेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि विधान परिषद के वार्षिक चुनाव में 13 रिक्त सीटों के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है और एनडीए के साथ भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के 3 उम्मीदवार आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे और मैं विश्वास जताता हूं कि हमारे 10 उम्मीदवार निर्वाचित होकर विधान परिषद में जाएंगे। के 10 हमारे साथी जो है आज नॉमिनेशन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे, ये तो तय है ही। विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव में 13 रिक्त स्थानों के लिए आज नामांकन की अंतिम तिथि है। एनडीए ने भारतीय जनता पार्टी के साथ और सहयोगी दलों के 3 प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे और मुझे विश्वास है कि हमारे जो 10 प्रत्याशी निर्वाचित होकर विधान परिषद में जाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है भारत को विकसित। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरेंद्र, 10 जो एनडीए के उम्मीदवार थे उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है, क्या कुछ अधिक जानकारी है अमरेंद्र? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में नामांकन किया है और भाजपा ने विधान परिषद के लिए 7 प्रत्याशी उतारे हैं, वही सहयोगी दलों ने 3 प्रत्याशी उतारे हैं। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के लिए भारतीय जनता पार्टी के 7 प्रत्याशियों ने आज नामांकन कर दिया है। साथ ही सहयोगी दलों के 3 प्रत्याशियों ने भी साथ ही में पर्चा भर दिया है। इन सभी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में पर्चा भरा है। विधान परिषद में पर्चा दाखिल करने वालों में विजय बहादुर पाठक, डॉक्टर महेंद्र सिंह, अशोक कटारिया, मोहित बेनीवाल, धर्मेंद्र सिंह, राम तीरथ सिंघल, संतोष सिंह, ये सभी लोग मौजूद रहे। उसके अलावा अपना दल से आशीष पटेल, जो कि अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने नामांकन दाखिल किया और आशीष पटेल के साथ ही योगी सरकार में दूसरी जो सहयोगी दल नया बना है सुभाषपा, उसकी तरफ से विखेलाल राजभर ने और राष्ट्रीय लोकदल के योगेश चौधरी ने भी नामांकन दाखिल किया है। और जब ये नामांकन दाखिल हो रहा था उस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और योगी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना, राकेश सचान आज भी ये लोग मौजूद रहे। ओम प्रकाश राजभर मौजूद थे, जेपीएस राठौर और बलदेव सिंह औलख ये लोग भी मौजूद थे उसमें नामांकन। जी बिल्कुल अमरेंद्र, जिस हिसाब से आज नामांकन किया गया है, चुनाव की तैयारियां कर ली गई हैं। बात अगर सपा की जाए तो सपा ने भी 3 प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन यहाँ पर एक संशय बना हुआ है, क्या राज्यसभा चुनाव की तरह इसमें भी क्रॉस वोटिंग हो सकती है? बात अगर सपा की जाए तो उनके पास विधायकों की संख्या कंप्लीट है राज्यसभा की तरह, लेकिन क्या क्रॉस वोटिंग से एक बार फिर से उथल पुथल देखने को मिल सकती है अमरेंद्र? तो वो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। नए चुनाव आयुक्त को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। 15 मार्च तक हो सकता है नए चुनाव आयुक्त का ऐलान। चुनाव आयोग में 2 नए आयुक्तों की नियुक्ति का ऐलान किया जा सकता है। दरअसल 13 या 14 मार्च को पीएम की अध्यक्षता में पैनल की मीटिंग संभव है और इस पैनल की मीटिंग में नए चुनाव आयुक्तों के नाम की घोषणा की जाएगी। तो 2 नए चुनाव आयुक्तों की घोषणा की जा सकती है। 13 या 14 मार्च को बैठक होगी और उसमें नए चुनाव आयुक्तों को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। नए चुनाव आयुक्तों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। और बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की
आज बैठक हो सकती है। इसमें लोकसभा कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट आ सकती है और इससे पहले भाजपा ने 2 मार्च को पहले लिस्ट जारी की थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मौजूद, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मौजूद थे। वहीं 8 मार्च को कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें 29 उम्मीदवारों के नाम थे। और दूसरी ओर आज कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक होनी है। यह बैठक शाम के वक्त दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में होगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बैठक शाम 6 बजे बुलाई गई है और इसकी अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी सांसद राहुल गांधी के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। सूत्रों ने बताया कि बैठक में कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, तमिलनाडु, दिल्ली और मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों पर चर्चा होगी। यानी कि आज दोनों बड़े दलों की बैठक है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज बानखेड़े जुड़ चुके हैं। पंकज, आज कांग्रेस की तरफ से दूसरी लिस्ट जारी की जा सकती है, क्या कुछ उम्मीदें हैं? किन लोगों के नाम हो सकते हैं? कांग्रेस किन लोगों पर अपना दांव लगा सकती है? पंकज, आज करीबन 50 से ज्यादा सीटों के जो उम्मीदवारों के ऐलान कांग्रेस कर सकती है। देर शाम होनी है ये बैठक और बैठक में हरियाणा और मध्य प्रदेश को लेकर खास तौर पर चर्चा हो सकती है और तमाम जो केंद्रीय चुनाव समिति के तमाम जो मेंबर्स हैं वो भी करीबन शाम को पहुंचेंगे और इसको लेकर मंथन होगी और ये माना भी जा रहा है कि देर शाम तक तमाम उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। बिल्कुल पंकज, लेकिन कांग्रेस के लिए 24 का चुनाव एक टेढ़ी खीर साबित होती हुई नजर आ रही, क्योंकि जहां पर वो अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं वहां पे उनके गठबंधन में जो दल शामिल है उसी के खिलाफ, चाहे फिर पश्चिम बंगाल की बात कर ली जाए, अधीर रंजन के खिलाफ टीएमसी ने उम्मीदवार उतार दिया है। तो आने वाली तारीखों में कैसे टैकल करेगी कांग्रेस? देखिए, लगातार कांग्रेस जिन जिन राज्यों में जो अलायंस की गठबंधन हुई है, खास तौर पर अगर देखा जाए महाराष्ट्र को लेकर, बिहार को लेकर या दिल्ली में, तो वहां पे रणनीति साफ है कि कितनी सीट शेयरिंग पे चर्चा हुई है, क्या तमाम की चर्चा हो चुकी है। लेकिन जिन जिन राज्यों में चर्चा नहीं हुई है उन राज्यों में तमाम जो सहयोगी दल है वो अब करेंगे एकला चलो की राह पर नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हमने देखा जिस तरह से ममता बनर्जी ने तमाम अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, उसी तरह से पंजाब में भी आम आदमी पार्टी भी तमाम उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है और ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो खास तौर पर मैंने कहा महाराष्ट्र, बिहार और दिल्ली, यहाँ पे गठबंधन जारी रहेगा और कांग्रेस का लगातार यही प्रयास है कि जितनी ज्यादा सीटें निकाल लें उतना बेहतर अपोजिशन के तौर पर वहां या सरकार बनाने के लिए बेहतर होगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या कांग्रेस तमाम उन राज्यों में जिन राज्यों में गठबंधन नहीं हो पा रहा है वहां क्या उम्मीदवार उतारेगी या तो फिर तमाम सहयोगी दल से फिर दोबारा बात करने की कोशिश करेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज तमाम सारी जानकारी देने के लिए। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री 1000 नमो ड्रोन दीदी को ड्रोन सौंपे और इस कार्यक्रम में नमो ड्रोन दीदी योजना की लाभार्थी महिलाएं कृषि ड्रोन का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुग्राम में नवनिर्मित द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और इसके अलावा पीएम मोदी गुरुग्राम में एक रैली और रोड शो भी करेंगे। पीएम के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और वहीं सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए एसपीजी ने रैली स्थल के आसपास के इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया है। तो वहीं गुरुग्राम पुलिस ने भी कई लेयर सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। साथ ही गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की आज बैठक है। पार्टी मुख्यालय पहुंचे केरल के सीएम पिनराई विजयन, बृंदा करात और सीताराम येचुरी भी पार्टी मुख्यालय पहुंचे हैं। दिल्ली में ये बैठक की जा रही है। पार्टी मुख्यालय में ये बैठक होगी और भारतीय कम्युनिस्ट
पार्टी की आज दिल्ली में बैठक है। तमाम नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। पार्टी मुख्यालय केरल के सीएम भी पहुंचे हैं। केरल के सीएम पिनराई विजयन भी पहुंचे। वृंदा करात और सीताराम येचुरी भी पार्टी मुख्यालय पहुंचे हैं। हर पार्टी अपनी अपनी निर्णय लेती है। तृणमूल कांग्रेस ये स्पष्ट रूप से कह दिया कि वो अकेले लड़ेंगे चुनाव। अब इसके आधार पर बाकी इंडिया पार्टी उनको तय करना है कि किस तरीके से जाएंगे हम। तो क्या सीपीएम का सीट को लेकर फैसला होगा कि कौन कौन उम्मीदवार कहां से होंगे, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? शुरुआत होगी आज और ये चलता रहेगा जब तक चुनाव। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए और इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि मुझे आज यहां अयोध्या पहुंचकर खुशी हो रही है और यह सुखद है कि हम भव्य और दिव्य मंदिर में दर्शन कर पाएंगे। मन आज प्रसन्न हो गया इस अयोध्या नगरी में आकर के। मन प्रसन्न हुआ है कि इससे पहले जब कभी भी दर्शन किए थे रामलला के तो टेंट में किए थे, अब दिव्य और भव्य मंदिर में दर्शन करने वाले हैं। निश्चित रूप से अपने आप को अभिभूत मान रहे हैं कि इतना बड़ा काम हुआ है और हम रामलला के दर्शन एक बहुत दिव्य और भव्य मंदिर। और भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने केन बेतवा और पार्वती काली सिंध चंबल जल कलश यात्रा का शुभारंभ किया। कलश यात्रा के लिए सारी नदियों से लाए गए पानी को एक कलश में इकट्ठा किया गया और इस कार्यक्रम के तहत परियोजना से लाभान्वित होने वाले गांवों में सरकार जल कलश यात्रा निकालेगी। और बिहार में लोकसभा सीटों को लेकर एनडीए में मंथन का दौर जारी है। उधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को लेकर भी सियासी गलियारों में अटकलों का दौर जारी है, क्योंकि चिराग ने हाल ही में पीएम मोदी की बिहार में हुई रैलियों से दूरी बनाकर रखी थी और इसी बीच चिराग ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि हर पार्टी उन्हें अपने पक्ष में करना चाहती है। उन्होंने एक तरह से संकेत दिए हैं कि जहां से उन्हें बेहतर ऑफर मिलेगा वो उस तरफ झुक सकते हैं। बता दें कि चिराग को विपक्षी महागठबंधन से भी ऑफर मिला है। साहिबगंज में एक रैली को संबोधित करते हुए चिराग संकेत दिए हैं कि वो अपने विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। मेरी चिंताएं और बहुत बड़ी हैं। मेरी चिंताएं बिहार को लेकर है, बिहारियों को लेकर है। जहां तक रही बात गठबंधन की, मुझे लगता है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। बहुत जल्द मुझे लगता है गठबंधन को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर, सीटों की संख्या को लेकर, ये तमाम बातें बहुत जल्द साझा, और मैं साझा बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग की बातचीत मोर और लेस हो चुकी है। मुझे लगता है बहुत जल्द हम लोग साझा भी करेंगे। मेरी चिंता। और हरियाणा के रेवाड़ी से भीषण सड़क दुर्घटना की खबर सामने आ रही है, जहां एक कार ने दूसरी कार को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि रेवाड़ी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही 6 लोगों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो रेवाड़ी में यह सड़क हादसा हुआ है, जहां पर 6 लोगों की मौत हो गई है और 6 ही लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर घायलों का बेहतर इलाज किया जा रहा है। साथ ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो इस वक्त आपको रेवाड़ी से ये खबर बता रहे हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और रेवाड़ी में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका
बेहतर इलाज किया जा रहा है और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि रेवाड़ी में एक कार ने दूसरी कार को जोरदार टक्कर मार दी और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज।